हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तुषार पुंडीर है और आप सभी का स्वागत है साकुम्पली क्लासेस में। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है भारत का भौतिक विभाजन। सभी पेपर में अधिकतर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो जैसे कि भारत का भौतिक विभाजन है, तो भौतिक विभाजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं, हमने भौतिक विभाजन किया है तो हमने पर्वत में भी इनको बांटा होगा, पहाड़ में भी बांटा होगा, मैदान में भी बांटा होगा और पठार में भी बांटा होगा। तो कितने कितने परसेंट पर हमारे पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं। कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं? तो 11% भाग पर हमारे पर्वत हैं। पर्वत के बाद में हम बात करते हैं कितने प्रतिशत भाग पर हमारे पहाड़ हैं। कितने प्रतिशत भाग पर हमारे पहाड़ हैं? तो 18% भाग पर हमारे पहाड़ हैं। कितने प्रतिशत भाग पर हमारे पठार हैं? कितने प्रतिशत भाग पर हैं? तो इसका जो आंसर है हमारा वो है 27%। और बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हमारा, मैदानी क्षेत्र। कितने प्रतिशत भाग पर हमारे मैदान हैं? तो 44% भाग पर हमारे क्या है? मैदान है। अब ये हमने कुछ बात बताई है आपको पर्वत के बारे में, कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं, फिर हमारे पहाड़ हैं, हमारे पठार हैं, हमारे मैदान हैं। अगर हम बात करते हैं तो इन पे कोई जनजाति या कोई जनसंख्या भी होगी यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं इन तीनों को मिलाकर, तो लगभग जो है 10% जो जनसंख्या है यहाँ पर निवास करती है। 10% जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है। अगर हम मैदान की बात करते हैं, जब 10% यहाँ पर निवास करती है तो मैदान में कितनी करती है? तो 90%, 90% जो है मैदान में रहते हैं। पर्वत 11% है। कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ हैं? 18% है। पठार 27% है। मैदान 44% है। इन तीनों को मिला दिया जाए तो कितने परसेंट जनसंख्या वास करती है? तो 10% करती है। इस अकेले में कितनी करती है? 90% जनसंख्या जो है वास करती है। अब देखते हैं भौतिक विभाजन में हम क्या क्या लिखेंगे या आगे क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान पर चर्चा करेंगे। इसके हम बाद में पढ़ेंगे, ये दूसरे नंबर का हो गया है और ये तीसरे नंबर का, प्रायद्वीपीय भारत। और इसके बाद में पढ़ेंगे हम तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद में हम पढ़ेंगे द्वीपीय समूह। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, व द्वीपीय समूह। ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। इतना टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की, तो ये वाला क्षेत्र जो हमारा है,
ऐसे वाला उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अगर बात करते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की, तो इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर की है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर की है और चौड़ाई जो अगर हम बात करते हैं 160 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच की है। एशिया द्वीप की या एशिया महाद्वीप की 6500 मीटर की चोटियों में से जो 6500 मीटर की जो 94 चोटियाँ हैं ऊंची, उनमें से 92 चोटियाँ हमारी यहीं पर मिलती हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में। इसका जो क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में ज़रा। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। इसका क्षेत्रफल की बात करें अगर, ये हमारा है 5 लाख के आसपास। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, जो एशिया महाद्वीप, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसकी जो 6500 मीटर की चोटियां हैं, 6500 मीटर की जो 93 चोटियां हैं, उनमें से जो 52 चोटियां हैं वो हमारी यहीं पर हैं। वो हमारी कहाँ पर हैं? उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, लंबाई 2500 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप की 6500 मीटर चोटियों की जो 93 चोटियाँ हैं, 52 चोटियाँ जो हैं वे यहीं पर हैं। ठीक है जी। अच्छा, उत्तर भारत का भी जो पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय भाग है, इसको हमने कितने भागों में बांटा है अभी देखते हैं। ये आगे फिर सब डिवाइड है, ए, बी, सी और डी, 4 भाग में हम दोबारा से इसको बांटेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय, फिर आता है वृहद हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय और उसके बाद में आता है हमारा शिवालिक हिमालय। सबसे पहले क्या आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में आता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में आता है मध्य हिमालय, फिर आता है हमारा शिवालिक हिमालय। यह आ गया हमारा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। वृहद हिमालय को हम मुख्य हिमालय, महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे पहले बात करें अगर हिमालय की, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। एक तेथिस नामक सागर था, तेथिस नामक सागर था। जब इस तेथिस नामक सागर में अवसाद इकट्ठा होने लगे तो ये क्या हुआ, सागर जो है विलुप्त हो गया एक तरह से, है ना, समाप्त हो गया। और इसने किसका रूप ले लिया? इसने हिमालय का रूप ले लिया। ठीक है ना, किसका रूप ले लिया इसने? हिमालय का रूप ले लिया।
बात करते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय को हम क्या कहते हैं, कितने नाम से जानते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये इसको हम बोल सकते हैं तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानेंगे और तेथीय हिमालय के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानते हैं? तेथीय हिमालय के नाम से जानते हैं और तिब्बती हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। और बात करते हैं ट्रांस हिमालय जो है यूरेशिया प्लेट का एक भाग है। यूरेशिया प्लेट का ये भाग है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। ट्रांस हिमालय अब इंपॉर्टेंट चलेगी बात, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। देखो, ट्रांस हिमालय की श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं तो 4 श्रेणियां पाई जाती हैं इसमें। सबसे जो हमारी है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर है और फिर कैलाश है। एक बार बोल देता हूं आपको मैं, एक तो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के बाद में पाई जाती है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के बाद में देखते हैं अगर हम जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी के बाद में जो मिलेगी हमें वो मिलेगी कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी के बाद में हम देखेंगे काराकोरम श्रेणियों में। काराकोरम श्रेणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है इसको किसकी रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को किसकी रीढ़ कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप बताएंगे, किसकी रीढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी में हमारे सबसे ऊंची चोटी जो है, जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिक, वह पाई जाती है, जिसकी जो ऊंचाई है 8614 मीटर है। काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची जो हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है चोटी, तो हमारा K2 है। K2 को हम गॉडविन ऑस्टिक के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो लंबाई है 8614 मीटर है, 8614। अब सबसे ऊंची चोटी जो हमारी K2 है गॉडविन ऑस्टिक, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी इसको हम जानते हैं। K2 हो गया है। अब हम इसमें बताएंगे 4 बड़े ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी में 4 बड़े ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी में 4 बड़े ग्लेशियर जो हैं हमारे इस प्रकार हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के बाद में आता है हमारा बियाफो, बियाफो के बाद में आता है हमारा बाल्टोरा, और बाल्टोरा के बाद में आता है हमारा हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, सियाचिन। अगर हम देख लेते हैं यहीं पर ही सियाचिन की अगर हम ऊंचाई देख लेते हैं तो सियाचिन की जो ऊंचाई है 72 किलोमीटर का है, लंबाई अर्थात 72 किलोमीटर का है ग्लेशियर, है ना। सियाचिन के बाद में आता है बाल्टोरा, सॉरी बियाफो, बियाफो, बियाफो के बाद में आता है बाल्टोरा, बाल्टोरा के बाद में आता है हिस्पर।
सबसे बड़ा सियाचिन, दूसरे नंबर पे बियाफो, बाल्टोरा और फिर हिस्पर है। अगर हम बात करते हैं 63 किलोमीटर, 62 किलोमीटर, हिस्पर की बात करते हैं 61 किलोमीटर। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, समझ रहे हो ना। और जो हमारा आज टॉपिक है इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।